साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस 1 घंटे में हम तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और क्या कुछ खास आज पूरे भारतवर्ष में रहेगा उस हवाले से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे, जहां पर कि पीएम आज 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण करने वाले हैं। बता दें कि स्वामित्व संपत्ति कार्डों की ई वितरण की आज अध्यक्षता करेंगे और चुनिंदा लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, यूटी समेत 12 राज्यों में 65 लाख रुपए के प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो वितरित किए जाएंगे और चुनिंदा लाभार्थियों से बातचीत भी जो है वो की जाएगी। ई वितरण यानी डिजिटली जो है ये वितरण किया जाएगा, बांटा जाएगा। और फिलहाल प्रॉपर्टी कार्ड को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर पीएम आज 65 लाख संपत्ति कार्ड जो है वो वितरित करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और बड़ी सौगात कह सकते हैं, जिसमें डिजिटली ये दिया जाने वाला है। बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा लाभार्थियों से इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करेंगे और यूटी यानी कि जम्मू कश्मीर समेत 12 अलग अलग राज्यों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड भी जो है वो इस दौरान पीएम मोदी द्वारा डिजिटल तरीके से बांटे जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि आज स्वामित्व योजना के तहत ये 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। तो इन राज्यों में आपको बता दें कौन कौन सा है: छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश शामिल है। और यूटी की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को भी संपत्ति कार्ड यानी प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद करेंगे और ये पहला ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि इस योजना में कई ऐसे लोग हैं जो शामिल हुए हैं और इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल अगर बात की जाए संपत्ति कार्ड की, तो इसके वितरण को लेकर आज ये इस वक्त की खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो बांटेंगे। तो बिल्कुल इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ताबिश, बताइएगा, जिस तरीके से लगातार योजनाओं के हवाले से लोगों को जो है सौगात दी जा रही है, सहूलियतें सरकार दे रही है, क्या लगता है विकास की और ये कैसा कदम है? और जिस तरीके के गांव, ग्रामीण और हर कोने कोने तक ये योजनाएं पहुंचाई जाती है, केंद्र सरकार किस तरीके से उभर रही है? 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि देश के अंदर जो स्वामित्व है प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि को लेकर के, जो उसमें कई गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण परिक्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें कई परेशानियां, कई कठिनाइयां उनके सामने आती है। स्वामित्व को लेकर के लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कागजों को लेकर के कई समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी, स्वामित्व योजना, और सरकार ने इसको अमली जामा पहनाने के लिए के ड्रोन की सहायता से, के परिक्षेत्र की सहायता से, क्षेत्रफल की सहायता से, यानी कि पंचायत राज विभाग जो है भारत सरकार का, उसके तहत इस योजना के जरिए उन लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की जो ग्रामीण परिक्षेत्र के थे। हालांकि इस योजना के जरिए केंद्र सरकार की मंशा ये थी कि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए, उनके स्वामित्व को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जब ग्रामीण क्षेत्र के परिक्षेत्र के लोग अपने भूमि स्वामित्व को लेकर के दफ्तरों के चक्कर काटते थे, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, कई कागज उनके पास नहीं होते थे। तो ऐसे में इस योजना का शुभारंभ किया गया और कहा गया कि उन लोगों को कार्ड्स वितरित किए जाएंगे। लगभग अब तक इस योजना के तहत 2.5 करोड़ ऐसे स्वामित्व जो हैं लाभार्थी, उनको चिन्हित किया गया है और 1,63,000 कार्ड अब तक दिए जा चुके हैं। और इसके लिए पंचायत राज विभाग की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उस पर पूरी डिटेल आपको फॉर्म के अंदर फुलफिल करनी होगी और उसके बाद इसका सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा। हालांकि सरकार की यह मंशा थी कि ग्रामीण परिक्षेत्र में लगातार जो
किसान हैं या ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, और खास तौर से उन लोगों को जरूर इस योजना का जरूर फायदा मिलेगा जो ताबिश, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि योजनाएं आती है लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दूर दराज के गांव की बात की जाए, लोग धरे के धरे रह जाते हैं और बाद में ये कहा जाता है कि योजनाएं हमारे लिए लाई जाती है लेकिन उसके बदले पैसे मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाना कितना जरूरी है, और डिजिटली अगर सब काम हो रहा है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि भ्रष्टाचार या इस तरीके के गरीबों के साथ जो अत्याचार है वो नहीं हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोग जो है योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की हाल ही की योजनाएं लगातार आ रही हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जोर रहता है कि वो योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसकी ड्यूटी लगाई जाती है। बीजेपी के बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, और जब भी बीजेपी की बैठकें होती है उनमें कहा जाता है कि आप सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराएं। जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, जहां पर पारदर्शिता की बात है, उसको लेकर के चूंकि अगर सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं तो जिस तरह का आम जनता में एक संशय रहता था कि अगर ये काम अधिकारियों के जरिए इस तरह से किया जाएगा तो ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी बड़ी सौगातें भारतवर्ष के लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर हम देखें, जब से 2025 का आगाज हुआ है तब से लेकर आज दिन तक कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर दिन नई सौगात भारतवासियों के लिए पीएम मोदी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चूंकि 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नेतृत्व में बनी थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उस वक्त बने थे, तो उन्होंने जो संकल्प उस वक्त लिए थे, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को कहा था कि हमारा संकल्प पत्र होगा और इस हम संकल्प पत्र को धरातल से लेकर और आसमान तक इसको पूरा करके दिखाएंगे। और इसीलिए चूंकि जो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको अब तक घोषणा की गई थी उनको पूरा करने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, और हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई घोषणाएं बड़ी की गई हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार अपने संकल्प पर दृढ़ता से काम कर रही है। और यही वजह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है तो उस पर कहीं ना कहीं जनता थोड़ा बहुत भरोसा जरूर कर लेती है। विश्वास होता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो योजनाएं हैं मोदी की गारंटी, चूंकि बीजेपी लगातार नारा देती है कि मोदी की कहा किया, इस तरह की नारेबाजी बीजेपी अक्सर करती है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा मिलता है। और जहां तक पारदर्शिता का सवाल आपने किया था, पूरी तरह से ऐसी योजनाओं को पारदर्शी रखने के लिए पूरी हर संभव कोशिश की जाती है। देखिए, एक और विभाग सरकार की तरफ से दिशा कमेटी बनाई गई थी, जिला समन्वय कमेटी जो बनाई गई थी, जिनमें तमाम योजनाओं को जो केंद्र सरकार से चलने वाली योजनाएं हैं उनका हर 3 महीने में आंकलन किया जाता है। जिला का जो जिला अधिकारी का ऑफिस है, कलेक्ट्रेट, वहां पर, और वहां पर जो इलाके के सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो वहां पर बैठते हैं और उस कमेटी के अंदर उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि किस योजना का कितना फायदा जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहां पर खामियां हैं, कहां पर कमियां हैं। और इस जो कमेटी है, दिशा कमेटी है, इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो इलाके के सांसद होते हैं। तो ऐसे में लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान कुछ चुनिंदा जो लाभार्थी है उनसे सीधा संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता भी है और काफी ज्यादा लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, तो जिनसे बातचीत की जाएगी उनमें काफी उत्साह हो सकता है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, 12:30 बजे करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस योजना में कार्ड वितरित करेंगे और इसमें जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे। पहले भी हमने कई योजनाएं ऐसी देखी जिसमें हमने किसान क्रेडिट कार्ड देखा था, जिसमें प्रधानमंत्री किसानों से बात करते हुए नजर आए थे। उसके अलावा हमने कई योजनाएं ऐसी देखी हैं जिसमें प्रधानमंत्री अक्सर लाभान्वित जो लोग होते हैं उनसे सीधे बात करते हैं और सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की कोई समस्या तो नहीं है। और ऐसे में आज भी 12:30 बजे जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी तो प्रधानमंत्री के जो लाभान्वित होंगे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस योजना के तहत कोई समस्या समाधान और किस तरह से इस योजना को आम जनता देख रही है, ये तमाम देखिए। और प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, उसका कहीं ना कहीं आम जनता पर खासा असर रहता है, प्रभाव रहता है। लोग पसंद करते हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर देश के प्रधानमंत्री आम जनता से सीधे संवाद करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। और इसी वजह से जो योजनाएं केंद्र सरकार की आती हैं उस पर अधिकारियों की भी पहली नजर रहती है कि प्रधानमंत्री किस व्यक्ति से कब क्या पूछ ले। इसलिए किसी भी योजना का कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जाता है जिससे कुछ चीजें सामने आ जाए, और इसीलिए लगातार इस योजनाओं में प्रधानमंत्री खुद पारदर्शिता के साथ अपने सामने लाभार्थियों से बातचीत करते हैं।
बिल्कुल ताबिश, यहाँ पर और सवाल उठता है जिस तरीके से 10 राज्य 2 यूटी 65 लाख लोग और मोदी जी का यही नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विकास किया जा रहा है, लोग साथ हैं। क्या लगता है इस सरकार पर जो विश्वास जताना चाहिए वो इन योजनाओं के जरिए लगातार बाकी पार्टीज के अकॉर्डिंग ज्यादा देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं उनको कोशिश की जाती है उनको पूरा करने के लिए। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की भी कोशिश करता है। कई घोषणाएं ऐसी हैं जो की गई जिनको पूरा नहीं किया गया और लगातार जो विपक्षी दल हैं उन घोषणाओं को उठाते रहे, वक्त ब वक्त ऐसी घोषणाओं का उठाते रहे। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इन घोषणाओं का कितना असर आम जनजीवन पर पड़ता है। देखिए, कई राज्यों के अंदर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में कई योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे इन राज्यों को प्रभावित करेंगी और इसीलिए प्रधानमंत्री जो है पूरी चुनाव की कमान खुद संभालते हैं। तो देखने वाली बहुत अहम बात रहेगी कि आज की जो बातचीत होगी, कार्यशैली होगी, आम जनता से जो बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं। चूंकि इसके अंदर दिल्ली नहीं है और ऐसे में बाकी के और राज्य हैं, वहां पर क्या बातचीत की जाएगी, लोगों से किस तरह से बातचीत होगी और कितना इसका प्रभाव आने वाले समय में रहेगा। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बात की जाएगी बजट को लेकर। और आपको बता दें कि संसद का सत्र, बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और 31 जनवरी से ये शुरू होगा। और फिलहाल आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है और ये बजट उनका 8वां होगा जो बजट वो पेश करेंगी। फिलहाल बजट सत्र को लेकर अगर बात की जाए तो पहला भाग जो है वो 13 फरवरी तक रहेगा, दूसरा जो है 10 मार्च से 4 अप्रैल तक रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि संसद का जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी को शुरू होने वाला है। 1 जनवरी को ये बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी और बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक देखने को मिलेगा और दूसरा भाग यानी कि सेकेंड फेज 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस होगी और संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ सत्र का समापन हो जाएगा। लेकिन बजट सत्र को लेकर निगाहें सबकी टिकी है। हर एक वर्ग की बात की जाए, महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा है या फिर हर एक वर्ग के लोग, सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इस 8वें बजट पर टिकी है। और आपको बता दें कि लगातार सरकार जहां पर एक तरफ काम कर रही है वहीं पर दूसरी तरफ उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन उम्मीदों पर ये सरकार कितना खरा उतर पाएगी ये अभी देखने वाली बात है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर ये है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसको लेकर जहाँ पर एक तरफ सरकार तैयारियाँ कर रही है वहीं पर दूसरी तरफ सभी वर्गों की निगाहें, सभी वर्गों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ऊपर नज़र आ रही हैं क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि उनके वर्ग के उत्थान के लिए लगातार केंद्र सरकार जो है वो बड़ी घोषणाएं दे और वहीं पर अलग अलग राज्य जो है उनकी भी निगाहें इस बजट पर सीधे तौर पर टिकी है। तो बिल्कुल जब भी बजट की बात की जाती है हर किसी की निगाहें टैक्स पर रहती हैं और यहाँ पर अब इस बार लोगों के लिए इस आम बजट में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केशव से जानकारी लेंगे। केशव, क्या लगता है ये बजट सत्र इस बार कैसा रहने वाला है? और जिस तरीके से हमेशा बजट की बात की जाती है तो आम जनता की उम्मीदें सबसे पहले होती हैं। इस बार के देश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट कैसा होगा, इस बार के बजट में जनता को कितनी राहत मिलेगी और सरकार की तरफ से किन किन चाहे अगर हम बात करें घरेलू सामान हो या टैक्स हो या सुविधा के कर हो, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार कितना सहूलियत इस बार जनता को देगी इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और ये बड़ा खास मौका है जब 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, पूरे देश भर की निगाहें दिल्ली पर हैं और इस वक्त केंद्र सरकार भी चाहे 8वां वेतन आयोग हो या बजट हो, इन तमाम चीजों को पेश करके दिल्ली के लोगों को लुभाने की तो कोशिश कर ही रही है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बनाने की भी कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसका कितना फायदा सरकार को होगा, भाजपा को कितना फायदा होगा, कितना इसका नुकसान होगा, ये तस्वीर भी बहुत जल्द क्लियर होती दिखाई देगी।
केशव, अब कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी की सीधी निगाहें इस बजट पर टिकी हैं। किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और अलग अलग जो राज्यों की सरकारें हैं उनकी भी निगाहें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट उनके लिए प्रस्तावित हो पाए। तो क्या कैसे देखते हैं आप इन सभी चीज़ों को, कैसे केंद्र सरकार इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? देखिए, गांव, गरीब, किसान सबको बजट से उम्मीदें होती हैं और बजट सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है और कहा जाता है कि बैतूल के 9 बच्चे। बताइएगा, कांग्रेस अब बिहार में जो है वो दौरे करने जा रही है जहां पर राहुल गांधी खुद पहुंच रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके की छवि अब कांग्रेस बिहार में अपनी बना पाएगी? जी हाँ, देखिए, आज कांग्रेस के लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का आज बिहार दौरा है और ये दौरा काफी अहम माना जाता है। देखिए, महागठबंधन में तो सीट शेयरिंग काफी अहम मुद्दा होता है और सीट शेयरिंग में खींचतान के बीच जो आज राहुल गांधी बिहार पटना रहे हैं और बिहार के पटना के बाबू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से आम लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। अभी कुछ ही इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और वही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी जो है 150 सीटों पर जो है चुनाव 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, दोनों के बीच खींचतान है, साथ ही और सहयोगी पार्टी है। इस बीच आज राहुल गांधी आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। खास बात यह होगी कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं या फिर मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये देखना काफी अहम होगा। अमित, अब अनुमान ये भी है कि सैकड़ों की तादाद में लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें उनकी केवल एक झलक देखने के लिए पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, तो उसको लेकर कैसी तैयारियां की गई है? निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी का काफी आकर्षक छवि कांग्रेस के बीच में रहा है। साथ ही महागठबंधन में भी जो है काफी प्रतिभाशाली नेता के तौर पर राहुल गांधी ने एक छवि बनाई है, जैसा कि कार्यकर्ता लोगों का कहना है। तो निश्चित तौर पर बड़ा कार्यक्रम है, कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। खासतौर पर अभी से ठीक आधे घंटे के बाद राहुल गांधी पटना के इसी हमारे बापू सभागार में पहुंचेंगे और आम जन को संबोधित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा। अमित, यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस की या आरजेडी की, क्या लगता है तालमेल जनता में किसने ज्यादा बिठाया है? और अभी राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं तो कितना ज्यादा जरूरी है कैंपेनिंग पर फोकस करना लेकिन ग्राउंड लेवल पर भी फोकस करना? निश्चित तौर पर देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो जिस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के इन दिनों व्यवहारिक दृष्टिकोण से गुजरना पड़ रहा है, कई राज्यों में जो है राहुल गांधी को अपने सहयोगी पार्टियों से निराशा हाथ लग रही है। तो बिहार में ऐसा कुछ ना हो, इसका राहुल गांधी खासा ख्याल रखेंगे, जो उनके सहयोगी पार्टियों से तालमेल बना रहे और विधानसभा चुनाव में साथ चुनाव लड़े, साथ ही उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। खासतौर पर सीट शेयरिंग देखिए काफी अहम मुद्दा है बिहार में और महागठबंधन में। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष एनडीए की ओर से अपनी रणनीति को मजबूत बनाया जा रहा है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी आते हैं आए लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी रणनीति बिल्कुल मजबूत है और विधानसभा चुनाव में केवल समय का इंतजार है। दोनों की रणनीति जाहिर हो रही है। यहाँ पर हमेशा ये देखने को मिला है कि आरजेडी हो या फिर लालू यादव हो, उन्होंने कांग्रेस को जो है हमेशा बैकफुट पे ही लिया है और इतना खासा जो है उन्हें नहीं माना है। तो इस बार क्या कुछ लगता है, क्योंकि लालू यादव की तरफ से बयान भी कई बार दिए गए हैं कांग्रेस को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, राजद और कांग्रेस का जो संबंध है तो इस पर विपक्ष लगातार कटाक्ष करते आ रहा है और विपक्ष ने सीधे तो ही बात दोहराया है कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू पार्टी के तौर पर ही अभी तक स्थापित है। कांग्रेस को अपने वजूद में आना चाहिए, तभी कांग्रेस का कुछ बिहार में हो सकता है। तो एक बातों पर लगातार हमलावर रहते हैं, वही कांग्रेस और राजद और साथ ही जौन सहयोगी पार्टी है उनके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमित कुमार यहाँ बिहार के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा है और अभी से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी बिहार में पहुंच जाएंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली गई है और लोगों में जहां पर उत्साह है वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है। इसी बीच बात होगी रेप मर्डर केस को लेकर, जहां पर इस पूरे केस में आज फैसला सामने आएगा और सियालदह कोर्ट में
इसको लेकर सुनवाई होगी और सीबीआई ने आरोपी के लिए मौत की सजा मांगी है। बता दें कि 9 अगस्त का वो दिन था जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और इसके बाद लगातार हमने देखा सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक किस तरीके से प्रदर्शन देखा। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी था। जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो सड़कों पर उतरे। कई आश्वासन इन्हें मिले कि जल्द से जल्द इनके साथ न्याय होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई न्याय नहीं हुआ और आज इसको लेकर सियालदह कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या कुछ फैसला सामने आएगा। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट आज फैसला जो है वो सुनाएगा और इस फैसले का इंतजार हर कोई जो है वो कर रहा था। जहां पर कैंडल मार्च, लगातार प्रोटेस्ट, डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिली थी, इमरजेंसी सेवाएं तक बंद हो गई थी और यहां पर बद से बदतर हालत उस वक्त देखने को मिली जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो वहां से रेप केस का मामला सामने आया था। फिलहाल सीबीआई ने आरोपी संजय राय के खिलाफ 7 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट फाइल की थी और यहां पर एक के बाद एक बड़े खुलासे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए, जहां पर मरी हुई लाशों के ऑर्गन सप्लाई किए जाते थे। तो ये एक बड़ा जो घपला था, घोटाला था, वो भी खोला गया। कहीं ना कहीं बड़े राज जो है वो इससे खुले कि ये जिस तरीके से मामले सामने आए। फिलहाल 8 से 9 अगस्त जो ट्रेनी डॉक्टर है उसका रेप हुआ था और मर्डर भी हुआ था। उसके बाद सुबह डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद अब फिलहाल आज फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो ये अब इस फैसले पर हर किसी की निगाहें हैं क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट देश भर में डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। तो चलिए इसी बीच हमने जहां पर बात की कोलकाता रेप मर्डर केस के हवाले से, इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे इजराइल को लेकर, जहां पर एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ होगा वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि गाजा संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी मिल चुकी है और इजरायली कैबिनेट से ये मंजूरी मिली है। ये बड़ा फैसला सामने आया है जहाँ पर कि 33 बंधकों के पहले समूह की रिहाई हो जाएगी और ये बड़ी राहत उन्हें मिली है। रविवार से ये समझौता लागू हो जाएगा, जो एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। तो बता दें कि गाजा संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी मिल चुकी है। गाजा में पिछले 15 महीनों से चल रहा हमास और इजराइल के बीच का युद्ध लगभग खत्म हो गया है। इजराइल के मंत्रिमंडल ने आपको बता दें कि गाजा में युद्ध विराम के समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके बाद वहां बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को रिहा किया गया है और रास्ता जो है उनका साफ हो गया है। इसके साथ ही हमास के 15 महीने से चल रहा युद्ध जो है अब रुक जाएगा। ये संघर्ष विराम 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में इजराइल के आपको बता दें कि 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। बदले में इजराइल के भी 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो यहाँ पर इजरायली सेना भी गाजा से पीछे हटेगी और इजराइल के न्याय मंत्रालय ने आपको बता दें रविवार से रिहा किए जाने वाले 95 फलस्तीनियों की सूची जारी कर दी है। तो हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। संजीव जी बताइएगा, अब ये बातचीत क्या कुछ लगता है किस तरीके से सामने आई, क्योंकि युद्ध रुकने की कगार पर है और अब लोगों को रिहा भी किया जाएगा जो काफी समय से फंसे हुए थे। निसंदेह ये एक बेहद सकारात्मक और बेहद अच्छा घटनाक्रम है और इस सीज फायर डील की नितांत और तात्कालिक आवश्यकता थी, जो कि अब हो गई है और संडे से जो बंधकों की रिहाई भी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 6 वीक्स में ये रिहाई होगी 33 बंधकों की। संभव है कि पहले दिन 3 बंधकों की रिहाई हो और जाहिर है कि उसके बाद ये जो समझौता है 3 फेजेस में लागू होगा। फर्स्ट फेज 6 वीक्स का है और उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड फेज होगा। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक घटनाक्रम के रूप में सामने आया है और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही ये घटना आ रही है सामने। तो इससे स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी एक दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को हमास को चेतावनी दी थी कि मेरे सत्ता में आने से पहले आप बंधकों को आप रिहाई कर दे, नहीं तो इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का जो
अप्रोच है आतंकवाद और अतिवाद के प्रति काफी सख्त रहता संजीव है। जी, यहाँ पर एक और बात सामने आई थी, जहाँ इजरायली मंत्री ने सरकार छोड़ने की जब धमकी दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये समझौता जो है वो युद्ध की उपलब्धियों को कमजोर करेगा, तो क्या कुछ लगता है? नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो समझौता है ये जरा भी कहीं युद्ध की उपलब्धियों को कमजोर नहीं करेगा, और इसमें इजराइल ने पहले ही हमास को बिल्कुल पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है, और जाहिर है कि हमास ने यदि कोई इस डील को वायलेट करने की कोशिश की तो इजराइल के पास जो कार्रवाई करने के जो ऑप्शंस हैं वो रिजर्व हैं, और ये जो डील है जाहिर है कि हमास उसको फॉलो करना होगा और इजराइल को कोई किसी तरीके का खतरा उसने पैदा नहीं करना होगा। लेकिन यदि उसने इस संधि की शर्तों को, इस डील की शर्तों को यदि उसने ब्रेक करने की कोशिश की तो ऐसे में इजराइल के पास तो जो रिस्पॉन्ड करने के जो राइट्स हैं वो तो रिजर्व होंगे, और उसके बाद जो इजराइल का रिस्पांस होगा और उसके ऊपर जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच होगा वो बहुत ही सख्त होगा। तो ऐसे में हमास के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो तरीके के बंधकों को रिहाई कर दे, और इसी वजह से ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जहां पर संबल को लेकर बात होगी। अब संबल में फिर से धार्मिक जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर इस वक्त अगर बात की जाए तो युवक ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, और इसी में युवक ने पाकिस्तानी मौलवी से विवादित सवाल जो है वो पूछा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से संबल मुद्दा अब एक बार फिर से भड़कता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस और हिंदुओं को हिंसा का दोषी जो है वो करार दिया है। बिल्कुल आपको बता दें कि संबल में युवक ने माहौल खराब करने की कोशिश की है और एक पाकिस्तानी मौलवी से एक विवादित सवाल पूछ दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से संबल में गर्माता नजर आ रहा है, और लगातार हिंदू मुस्लिम विवाद एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन चुका है। पूरे संबल में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि एक टीवी चैनल पर ली गई राय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, और ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार चर्चाओं का विषय बन गया कि आखिरकार इस तरीके के सवाल पूछना कितना सही है। लेकिन आपको बता दें कि आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुट चुकी है, और पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए आगे की छानबीन जो है वो की जा रही है, और पुलिस के कंधे पर जिम्मेदारी है कि जहां पर इसको ढूंढा जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर धार्मिक विवाद ना हो उसको लेकर ये बात फिलहाल सामने आ रही है। मोहम्मद आकिल नाम के व्यक्ति जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी एक मौलाना से सलाह मशविरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो हिंसा में लोग जिनकी मृत्यु हुई थी क्या वो शहीद हैं या नहीं है, इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। और वो एक किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से बात कर रहा है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें लगाई गई है। जिस प्लेटफॉर्म से उसने बात की है उस प्लेटफॉर्म का भी पता लगाया जा रहा है, और जल्द ही उसकी बारे में जानकारी करके आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन ने पूरा मामला अपने संज्ञान में लेकर आगे की छानबीन, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच हमारे साथ संबल से हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके का सवाल इस पाकिस्तानी मौलवी से पूछा गया। विजेंद्र, बताइएगा, एक बार फिर से संबल में चर्चाएं शुरू हो चुकी है हिंदू मुस्लिम पक्ष को लेकर, ये विवाद को लेकर। आखिरकार क्या ऐसा सवाल पूछ दिया उस युवक ने इस पाकिस्तानी मौलवी को कि इतना बड़ा विवाद बन गया है? पूरी जानकारी दीजिएगा। जिस तरह से ये जो जानकारी हासिल हुई है, जिस तरह से ये वीडियो इसका युवक का वायरल हुआ है, और ये युवक जो है संबल का रहने वाला बताया जा रहा है, और जिस तरह से जो एसपी हैं संबल कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका दावा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी व्यक्ति से युवक बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि जो लोग सर्वे के दौरान मारे गए थे, जिनकी मौत हुई थी 4 से 5 लोगों की, क्या वो शहीद हैं? तो इस तरह की राय ये पाकिस्तानी जो चैनल है उससे ले रहा है। तो अब ये वीडियो वायरल हुआ है, और कहीं ना कहीं इसने जो आरोप लगाया है, ये लगाया है कि जो हिंदू पक्ष है और जो पुलिस प्रशासन है वो इनकी मौत के लिए जिम्मेदार है, और उनको कहीं ना कहीं उसने दोषी बनाया है। तो जिससे राय ले रहा है, प्लेटफॉर्म की जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला कि पाकिस्तानी जो मौलवी है उनसे राय लेते हुए ये वीडियो जो वायरल हुआ है, प्रशासन के लिए बहुत बड़ा मामला है, और इसकी जांच की जा रही है। आखिर किस तरह से पाकिस्तान का इसका नेटवर्क
जुड़ा है, क्या क्या और जानकारियां इससे हासिल की जाएंगी। लेकिन फिलहाल विजेंद्र, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि वहां पर जब हिंसा भड़काई गई तो ये विशेष समुदाय के लोग ही थे जिन पर एफआईआर दर्ज की गई। अब सवाल पूछ रहे हैं तो जब कार्रवाई होगी फिर ये बात क्यों सामने आएगी कि हमें टारगेट किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बार बार बात की गई कि दोनों समुदाय जो है वो शांति से रहे, सर्वे हुए, रिपोर्ट्स बनाई गई, तब भी देखा गया कि लोकल्स की सपोर्ट थी, सभी समुदाय की सपोर्ट थी। अब इस तरीके के जब सवाल सामने आते हैं फिर कार्रवाई की जाएगी तो फिर कहा जाएगा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से ये जो वीडियो सामने आया, कहीं ना कहीं एक नई हवा और देने की कोशिश की जा रही है, जहां प्रशासन लगातार यहाँ शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर अभी भी पुलिस फोर्स संबंध में तैनात है। जिस तरह से पूरे देश ने यहाँ की तस्वीरों को देखा, लेकिन अगर ये आरोप तमाम विपक्ष द्वारा और एक समुदाय द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इन चीजों को भी देखना होगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी आदत से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और किस तरह से एक पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ करके वो बात की जा रही है, जहां हमारे यहाँ तमाम तो बिल्कुल यहाँ पर संबल मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार ये विवाद जो है खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस संबल का व्यक्ति पाकिस्तान के एक मौलवी से बात कर रहा है। तो यहीं आगे बढ़ेंगे जहाँ पर यूपी सरकार की नई आर्थिक क्षेत्र बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर नया आर्थिक क्षेत्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नीति आयोग की सलाह के बाद काम शुरू हुआ है। नया आर्थिक क्षेत्र बनाने से पूर्वांचल की तस्वीर जो है वो बदल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन के साथ कला और संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा और इस जोन को अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर विकसित किया जाएगा। इससे युवाओं के लिए भी रोजगार का अवसर बढ़ेगा। तो बिल्कुल नीति आयोग ने ये सलाह साफ तौर से सामने रखी है कि यूपी को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बनाने के लिए नए आर्थिक क्षेत्र का विकास करना होगा और इसी के तहत वाराणसी और प्रयागराज को मिलकर नया आर्थिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया है। तो इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ गौरव पांडे हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गौरव, बताइएगा किस तरीके से लाभदायक साबित हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि प्रयागराज को अब एक अलग से जिला घोषित किया जा चुका है और ऐसे में जब वाराणसी जो कि आध्यात्म से जुड़ी नगरी है उसको भी जब साथ लेकर के एक साथ एक बड़ी मात्रा में एक बड़ा आर्थिक आयोग जब डालेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग ने ये बात स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एज अ सलाह के रूप में दी है कि अगर आप प्रयागराज और वाराणसी को मिला करके एक आर्थिक राज्य की कल्पना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। रोजगार के साथ साथ जो 1 ट्रिलियन तक ले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उद्देश्य है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होगा। इसको देखते हुए इन दोनों को मिलाकर के एक आर्थिक जिला बनाने का प्रयास किया जाएगा और हालांकि अभी इसको सदन में पास करना होगा, लोकसभा में पास करना होगा, विधानसभा में पास करना होगा, उसके बाद ही जाकर के कहीं कोई निर्णय होगा। लेकिन 1 ट्रिलियन तक जो जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वहां तक ले जाने के लिए ये आर्थिक जिला घोषित होना बड़ी बात है। यहाँ पर पूर्वांचल की तस्वीर तो बदलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात आई है युवाओं के रोजगार की। और जब इस तरह के विकास कार्य आते हैं और रोजगार का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होता है युवाओं को लेकर, तो किस तरीके की अब लगता है पूर्वांचल की तस्वीर रहेगी? क्योंकि योगी सरकार नई नई योजनाएं और विकास परियोजनाओं के साथ हमेशा आगे आती रही है। बिल्कुल, देखिए रूपाली, साफ तौर पे अगर बात करें पूर्वांचल की तो पूर्वांचल लगातार जो है विकसित होता जा रहा है। अब हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को तोहफे के तौर पे दिया और तकरीबन 400 करोड़ रुपए की योजना पहले ही पूर्वांचल के नाम से दी जा चुकी है। और ऐसे में पूर्वांचल चूंकि उत्तर प्रदेश का एक मजबूत हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का एक मजबूत वोटर बैंक है, पूरब की जो पट्टी है वो उत्तर प्रदेश के मजबूत वोटर बैंकों में आती है और ऐसे में प्रयागराज और वाराणसी को मिला करके एक आर्थिक नगरी को स्थापित करने से रोजगार तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ जो क्षेत्र के युवा बाहर जाकर के नौकरी करने जाते हैं उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। जी ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे उत्तराखंड से, जहां पर कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। वो पिथौरागढ़ से कुछ संबोधन कर रहे हैं, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं।
को देख। गागर में सागर भरने का काम किया, सच में बहुत अच्छा काम करेंगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब उनको मेयर बनाएंगे और मेयर बनाने के बाद निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में मैं 3 इंजन नहीं कहूंगा, मैं ट्रिपल नहीं कहूंगा, क्योंकि विधानसभा में हम लोग यहाँ थोड़ा रह गए थे ना, इसलिए यहाँ डबल इंजन लगाना है, ठीक है ना, डबल इंजन लगाना है और उनको जिताना है। ऐसी मेयर की प्रत्याशी श्रीमती कल्पना देवलाल जी, हमारे इस जिले के प्रभारी, उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, गेड़ीहाट विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, आदरणीय बिशन सुखाल, आदरणीय बिशन दाल, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री भाई गणेश भंडारी जी, पूर्व विधायक पिथौरागढ़ आदरणीय चंद्रा पंत जी, पूर्व विधायक और प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना गंगवाला जी, निकाय चुनाव के प्रभारी भाई गोविंद तिलखवाल जी, निवर्तमान पालिका के अध्यक्ष जिन्होंने अनेक कामों को इस नगर पालिका क्षेत्र में पूरा किया, अनेक कामों को शुरू किया है, ऐसे भाई राजेंद्र रावत जी, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष जो श्री जगत सिंह जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय मथुरादत्त जोशी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र बल्दिया जी, पूर्व हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री आदरणीय केदार जोशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, अब्दुल हफीज जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा डीआर राज जी, वरिष्ठ अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता भगवती पुनेठा जी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री भूपेश पंत भय्यू जी, हमारे राकेश देवलाल जी, श्री दीपक कार्की जी, श्री दान सिंह बल्दिया जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेता। अभी आज जिन्होंने पुराने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता रहे, करता रहे, किशन सिंह भंडारी जी और उनके साथ एक बड़ी टीम यहाँ पर आई है, एक बार इनका भी ताली बजा दीजिए सब लोग। आज जो है उनको और ताकत यहाँ मिलेगी। ऐसे मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हुए मेरे सभी युवा नौजवान साथी, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी बीच में मत नहीं तो फिर मेरा वो अभी जाना भी आगे ना, तो मेरे सभी युवा साथी उपस्थित, हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और आज मुझे बताया गया है कि पूरे पिथौरागढ़ शहर में आज ये आवाज जा रही है, हर घर तक ये आवाज पहुंच रही है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने आज मेरे यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मेरे साथ सभी का स्वागत अभिनंदन किया। मैं भी पिथौरागढ़ की इस पुण्य धरा पर आप सबके बीच आकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव में हमारी महापौर की प्रत्याशी कल्पना देवलाल जी एवं उनके साथ सभी हमारे वार्ड मेंबरों के लिए जो विभिन्न वार्डों में खड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और अभी भाई अजय टंटा जी भी बता रहे थे और मैं भी जानता हूं पहले से, कल्पना जी का एक लंबा समय समाज सेवा के क्षेत्र में रहकर उन्होंने एक लंबा अनुभव भी प्राप्त किया, लगातार सकित रूप से काम किया है। और मैं देख रहा था कि इन्होंने ये जो अपनी प्राथमिकताएं, उसका एक संकल्प पत्र यहाँ पर इन्होंने जारी किया। बहुत शानदार संकल्प पत्र है। इसमें देखिए, एक यूथ हॉस्टल, धार्मिक तीर्थाटन, मोहल्ला पुस्तकालय, मिनी स्टेडियम,
मिनी स्टेडियम और पशु आश्रय केंद्र, कूड़ा मुक्त पिथौरागढ़, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी पिथौरागढ़ बने। एक योजनाबद्ध तरीके से इस शहर का विकास हो, ऐसी अनेक योजनाएं उनके मन में हैं। और सामाजिक क्षेत्र में जो इनका लंबे समय से इन्होंने काम किया है, एक जो वृद्ध अनुभव है, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पिथौरागढ़ को मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर और सभी आने वाले समय की चुनौतियां, आने वाले समय का विजन, विकास देखकर उनको आपके बीच में सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाकर भेजा है। भाइयों बहनों, आप सभी ने 23 जनवरी को कमल के अपना अमूल्य वोट देकर बहन कल्पना देवलाल जी को यहां से विजय बनाना है, क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निगमों में भी भाजपा की सरकार होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, हमारे पिथौरागढ़ का विकास होगा। तेज गति से जो हम योजनाएं यहां पिथौरागढ़ में धरातल पर उतारना चाहते हैं, उनमें कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा बहुत बार तालमेल मिलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नीचे चेयरमैन दूसरा बन जाए, वार्ड मेंबर दूसरा बन जाए, तो मोदी जी जो देश का पैसा भेजते हैं देश से पिथौरागढ़ के विकास के लिए, एक सीमांत क्षेत्र के लिए, वो पैसा बीच में कई बार उसको वहां तक पहुंचने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं आज पिथौरागढ़ का जो विकास है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड का विकास तेजी से बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड में विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश में जहां एक ओर शहरों से लेकर सुदूरवर्ती दूरस्थ क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक, सड़क के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी हमारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया जा रहा है। जहां केदारखंड के मंदिरों को बहुत तेजी से आज 4 धाम हमारे वहां पूरी तरह से विकसित हो गए, 4 धामों में अनेक बन गई। उसी की तर्ज पर मानस खंड में भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे मंदिरों को उनके पुनरुत्थान के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए की करोड़ों योजनाएं स्वीकृत की जा रही है। आपने देखा पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी यहीं पिथौरागढ़ आए थे। उससे पहले उन्होंने आदि कैलाश क्षेत्र का भ्रमण किया था। वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश गए। भाइयों बहनों, इतनी ऊंचाई पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। गुंजी क्षेत्र में गए, जागेश्वर धाम गए, और उसके बाद आपने देखा किस तरह से उस क्षेत्र में विकास के पंख लगे। पिथौरागढ़ के मैं पिछले दिनों जब यहां आया था तो मैंने पूछा था इस समय यात्रा के सीजन में कैसा काम चला, तो मुझे सारे लोगों ने बताया और लोगों ने बताया कि पिथौरागढ़ के होटल सारे के सारे बुक हो गए। टैक्सी वालों को भी जो है टैक्सी उनकी खाली नहीं रही। और आने वाले समय में ये पूरा मार्ग हमारा टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, ये तो चलिए अभी के लिए फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।